Hello students, welcome to my channel. I am Chinmay Jain and today we are going to discuss the very first chapter of 12th standard, that is Introduction to Partnership. हाँ जी, यहाँ पर नाम आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा चैप्टर का, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पर जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम ये देखने वाले हैं कि बेसिकली पार्टनरशिप क्या होती है और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग से स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज अ पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप इज एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के और पार्टनरशिप बनाते हैं। दे डिसाइड टू कैरी ऑन अ बिजनेस। वो एक बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं और बिजनेस शुरू करने में उनका व्यू होता है टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ अ फर्म। तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट या लॉसेस शेयर करते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, it is the relationship between two persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। तो देखिए यहाँ पर एक रिलेशनशिप के बारे में बात की है जिसका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। और ये जो है यहाँ पर एक पॉइंट नया आया है, कैरिड ऑन बाय ऑल। मतलब या तो सभी पार्टनर्स यहाँ पर काम कर सकते हैं, सभी पार्टनर्स जो है एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर्स तो चार हैं लेकिन सिर्फ एक ही पार्टनर जो है बिजनेस चलाता है। तो बाकी सब पार्टनर्स का क्या फायदा है? आपने ओसीएम में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोगों ने अलग अलग टाइप के पार्टनर पढ़े हैं, जिसमें कि कुछ पार्टनर्स होते हैं जो कि बिजनेस में वर्किंग होते हैं, कुछ होते हैं जो कि एक्टिंग नहीं होते, डोरमेंट पार्टनर होते हैं। कुछ पार्टनर्स होते हैं जिनको कि हम फॉर नेम सेक लेते हैं, कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम कैपिटल के कारण लेते हैं ताकि हमारे बिजनेस की कैपिटल बढ़ जाए। तो ऐसे जो पार्टनर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं अंबानी जी के पास गई, अनिल अंबानी के पास गई और मैंने कहा कि सर मुझे ना बिजनेस शुरू करना, आइडिया जबरदस्त है, एक बार सुन लीजिए। उन्होंने मेरा आइडिया सुना और एक्सेप्ट कर लिया और बोला ठीक है मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा अभी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हम शुरू नहीं करेंगे, कंपनी नहीं डालेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म डालेंगे। अगर बिजनेस जो है 100% सक्सेसफुल हो गया और हमें और आगे कैपिटल की जरूरत होगी तो वी विल कन्वर्ट इट इन कंपनी। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तेरे यहाँ पर काम करने के लिए बिल्कुल नहीं आ सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। आई सेड नो वरी सर, आप सिर्फ कैपिटल डालिए, मैं बिजनेस को सुपर डुपर हिट कर दूंगी। तो वहां पर जो अंबानी जी हैं उन्होंने क्या किया है मेरे साथ, सिर्फ कैपिटल के लिए पार्टनरशिप किया है। ठीक, फिर आ जाइए प्रोफेसर हैंडी कहते हैं पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स मतलब यहाँ एक से ज्यादा पर्सन की बात चल रही है। कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है एलिजिबल होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ कंडीशन दी हुई है, जैसे कि वो 18 ईयर्स का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और इसके अलावा जो है किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग बार्ड नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी लॉ ने उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के अगेंस्ट नहीं किया होना चाहिए कि भाई इस बंदे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट अगले 2 साल तक नहीं कर सकता है। तो इस तरीके की कुछ शर्तें हैं। तो वो शर्तें जो है वो पूरी करना चाहिए। हु अग्री टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस, तो यहाँ पर बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। इन कॉमन व्यू विथ अ व्यू टू अर्न प्राइवेट गेन, तो यहाँ पर कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए होना चाहिए। तो सभी को प्रॉफिट होना चाहिए, अपना पर्सनल प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन की बाद हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के। तो कुछ पार्टनरशिप के फीचर्स हैं। पहला है, सबसे पहला यहाँ पर अग्रीमेंट। अग्रीमेंट दो तरह का होता है, इधर इट कैन बी ओरल और रिटन। ओके, जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। तो ये प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप क्या होता है? मान लीजिए आपने मुझे एजेंट अपॉइंट किया कि भाई जाओ जाकर के इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कराओ। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पे करने में कुछ गलती कर दी।
तो अब सामने वाला बंदा जो है वो उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी ये जो है आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरी गलती थी तो मुझे से ही पैसा जो है वो वसूला जाए जो मैंने कम पे कर दिया है। नहीं, आपने मुझे एजेंट अपॉइंट किया ना, तो मैंने जो भी काम किया है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके। तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में कैसा होता है, इसका एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए ए ने बी को एजेंट अपॉइंट किया। ओके। अभी बी जो है वो जाकर के सी को गुड्स सेल करता है। ठीक है। अभी ये जो गुड्स थे, ये गुड्स जो थे वो डिफेक्टिव निकले। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये बी ने जो गुड्स बेचे हैं वो डिफेक्टिव हैं। सी जो है वो डायरेक्टली आपके पास आकर के कहेगा कि आपके गुड्स डिफेक्टिव है, वापस रख लो। और जो भी है आपको सी से डील करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये बी ने काम किया है इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। क्योंकि जब आपने किसी बंदे को एजेंट अपॉइंट किया होता है तो उसकी सारी ही क्या कहते हैं ना, एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, तो पार्टनरशिप के केस में सारे ही पार्टनर्स जो हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं, तो ये तीनों ही पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे के एक्ट के लिए लायबल होंगे। ये भी ऐसा सब तीनों एक दूसरे के एक्ट के लिए लायबल होंगे। मतलब अगर एक्स ने लोन ले लिया बाहर से तो उसको रीपे करने में वाई और जेड को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होगी। वो ये नहीं बोल सकते हमें पता ही नहीं है एक्स ने कब लोन ले लिया, कैसे लोन लिया, क्यों लिया, उसकी जरूरत नहीं थी। वो आप आपस में निपटो, लेकिन जो थर्ड पार्टी होती है उसके लिए एक्स वाई जेड तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। नेक्स्ट इसके बाद आता है बिजनेस जो है वो लॉफुल होना चाहिए। हमने अगर डिसाइड किया कि भाई चार लोग मिलकर के हम लोग जो है अफीम बेचने का बिजनेस शुरू करते, तो भाई बिजनेस ही लॉफुल नहीं है, नहीं चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे बिजनेस शुरू किया जा रहा है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर करने का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि भाई मान लीजिए एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं। एक्स जो है उसकी सारी की सारी कैपिटल खत्म हो गई, मतलब बिजनेस में लॉस चल रहा है। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होते होते वाई और जेड के पास तो कैपिटल है, लेकिन एक्स की कैपिटल जो है खत्म हो चुकी है। तो अभी एक्स ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरी कैपिटल खत्म हो गई है, मैं गेम से बाहर हूं। ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। एक्स जो है इसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज पर मतलब ये पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है और पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके और उससे लाइबिलिटी का पेमेंट होगा। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यही है कि अगर तीनों पार्टनर्स की भी कैपिटल फिनिश हो जाती है बिजनेस में, तो तीनों को ही अपने पास जो भी असेट्स, उनकी पर्सनल असेट सेल करके भी जो क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का जो है वो करवाना होता है। तो ये स्टेट वाइज डिफर करता है। महाराष्ट्र में इट इज कंपल्सरी, अदर स्टेट में ऑप्शनल भी हो सकता है, मतलब आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवाएं वरना न भी करवाएं। ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए ए जो है वो ए बिजनेस में फर्नीचर लेकर के आया। ठीक है। तो अब जैसे बीवियां दहेज लाती हैं तो सुनाती है ना, ए जो है वो हरदम ढिंडोरा पीटता रहता था कि अरे ये फर्नीचर तो मेरा है, बहुत बढ़िया सोफा है, मैं लाया हूँ, ये मेरा सोफा है, ये मेरा सोफा है। ठीक है। तो क्या होगा, बाकी पार्टनर जो है उस दोनों ने इसको बिठाया, जरा बोले इधर आ, बैठ के समझाया कि यहाँ पे जॉइंट ओनरशिप लिखा है ना, इसका मतलब इस पूरे बिजनेस में जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज है, उन सब पे हमारी जॉइंट ओनरशिप है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब क्या है कि तुम किसी दिन बिजनेस से कोई भी एसेट ये बोलकर नहीं ले जा सकते हो कि ये मेरी एसेट है। एक बार अगर वो बिजनेस में आई है तो वो बिजनेस की एसेट है। वो सभी पार्टनर्स उसके लिए इक्वल ओनर्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक असेट कोई एक पार्टनर लाया हो तो भी उसके लिए बाकी सारे पार्टनर्स ओनर होते हैं। और यहाँ पर जॉइंट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी पार्टनर को बिजनेस में काम करने से, डिसीजन लेने से रोक नहीं सकते हो।
चाहे वो बंदा आपके बिजनेस में रेगुलर काम करता है नहीं। जैसे अभी हमने बात की थी कि कुछ पार्टनर्स होते हैं जो सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो बिजनेस में डेली काम नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बिना पूछे बिजनेस के डिसीजंस लेंगे। तो रोजमर्रा के तो ठीक है, वो तो आपको लेने ही पड़ेंगे, लेकिन बिग डिसीजंस ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी टेकन। और अगर कोई पार्टनर आकर के पूछता है कि बिजनेस में क्या चल रहा है, तो यू आर लाइबल टू टेल हिम। ऐसा नहीं कि वो बिजनेस में रेगुलर काम नहीं करता है तो आप उसको बताएंगे ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है? डिसॉल्व होना मतलब घुल जाना, खत्म होना। तो फॉर्म जो है, इसको डिसॉल्व करने का मतलब होता है क्लोजिंग द फॉर्म, राइट। तो जब पार्टनरशिप फॉर्म को हमें क्लोज करना होता है, तो उसके लिए हमें कुछ चीजें फॉलो करनी होती है जो कि हमको एक्ट में दी हुई है। तो ये जब हम डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक ओवरव्यू हो गया कि पार्टनरशिप क्या होता है। अभी हमने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पढ़ना शुरू नहीं किया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करने वाले हैं, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम देखने वाले हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो क्या होगा। और उसके बाद आगे के जो वीडियोस होंगे दैट विल बी रिलेटेड टू अपने अकाउंटिंग डायरेक्टली। Okay, so thank you so much for watching this video. I hope you like this video. So do share it with your friends, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.